आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं पुनः आप लोगों के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का 1000 BBI ऑब्जेक्टिव सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये केमिस्ट्री का 7वां नंबर का क्लास लेकर आया। इससे पहले हम लोग 6 क्लास कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया जा करके देख लें, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये हमारा प्रश्न नंबर 1 है कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। ऑप्शन ए है आपका 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 7। जब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12, यानी कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 12 होती है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है CrO2, ऑप्शन बी आपका MnO2, ऑप्शन सी Fe3O4 और ऑप्शन डी आपके पास V2O5। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इन दोनों में ये दोनों तत्व जो है ये आपका लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। ऑप्शन ए है आपके पास 32%, ऑप्शन बी 34%, ऑप्शन सी 28%, ऑप्शन डी 30%। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 32%, यानी कि BCC इकाई सेल में खाली जगह जो होता है वो आपका 32% होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि, यानी कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है? ऑप्शन ए आपके पास वहाँ वायुमंडल या दाब कम है, ऑप्शन बी वहाँ ताप कम है, ऑप्शन सी वहाँ दाब ज़्यादा है, या फिर ऑप्शन नंबर डी वहाँ हवा ज़्यादा है। यानी कि इस कारण में से किस कारण के चलते जो आपका पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है? तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वहाँ पर वायुमंडल या दाब कम हो जाता है। अच्छा हमारा, अगर n घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या को दर्शाता है तथा कैपिटल N जो आपका वो घोलक के मोल की संख्या को दर्शाता है, तो घुल्य के मोल का प्रभाज क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्मॉल n बटे कैपिटल N प्लस स्मॉल n। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा, CaNO3 का वांट ऑफ गुणांक कितना है? ऑप्शन ए आपके पास 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3, यानी कि CaNO3 का वांट ऑफ गुणांक जो होगा वो होगा 3। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, एक घोल जिसका प्रसारण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? तो ये आपका न्यूमेरिकल है, ये फार्मूला बेस्ड सवाल है। तो इसका जो आपका सांद्रण होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0.033 मोल। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, Zn प्लस बैटरी का संरचना दिया हुआ है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि यह किस प्रकार का बैटरी है। ऑप्शन ए आपके पास वेस्टर्न सेल, ऑप्शन बी आपके पास डेनियल सेल, ऑप्शन सी कैलोमेल सेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डेनियल सेल, यानी कि यह जो बैटरी का आपका प्रारूप दिया हुआ है यह डेनियल सेल का ही एक उदाहरण दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? ऑप्शन ए आपके पास Zn, ऑप्शन बी Cu, ऑप्शन सी Ag, ऑप्शन डी Mg। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी Mg, यानी कि Mg का ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, फैराडे का प्रथम नियम है, यानी कि फैराडे का प्रथम नियम का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए आपके पास E बराबर MCQ, ऑप्शन बी M बराबर ECT, ऑप्शन सी E बराबर HV, ऑप्शन डी आपके पास PV बराबर NRT। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, M बराबर ECT।
तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमारा होता है ऑप्शन ए आपके पास ग्राम, ऑप्शन बी ग्राम प्रति एम्पियर, ऑप्शन सी ग्राम पर कूलम, ऑप्शन डी कूलम पर ग्राम। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ग्राम पर कूलम, यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक ग्राम पर कूलम होता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 हमारा किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, यानी कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए आपका जो वेग और वेग स्थिरांक का मान बराबर होगा। तो ऑप्शन ए आपके पास शून्य कोटि अभिक्रिया, ऑप्शन बी प्रथम, ऑप्शन सी द्वितीय कोटि अभिक्रिया या फिर ऑप्शन नंबर डी तृतीय। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए शून्य कोटि अभिक्रिया, यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आपका वेग और वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमारा नहीं करता है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो आपका हाफ डे लाइफ, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपका हाफ लाइफ जो है भी तापक्रम पर, ऑप्शन सी दाब पर या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी तापक्रम पर, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो आपका ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 हमारा रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि एक अभिक्रिया आपके पास दिया हुआ है का साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है, यानी कि ये जो आपका रिएक्शन दिया हुआ है इसका साम्य स्थिरांक किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए आपके पास पूर्ण दाब पर, ऑप्शन बी उत्प्रेरक पर, ऑप्शन सी H2 तथा I2 की मात्रा पर और ऑप्शन डी है आपके पास तापक्रम पर। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी तापक्रम पर, यानी कि यह जो रिएक्शन दिया हुआ इसका साम्य स्थिरांक आपका तापक्रम पर निर्भर करता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 हमारा ये ऑप्शन बी अनुत्क्रमणीय, ऑप्शन सी बहुलीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनुत्क्रमणीय, यानी कि रासायनिक अधिशोषण केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है आपका वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। Cl3, ऑप्शन सी Br3 या फिर ऑप्शन नंबर डी Bi3। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी Bi3, यानी कि इन सब अम्ल में से आपका सबसे ज़्यादा प्रबल लेविस अम्ल है Bi3। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा 5% केन शुगर जिसका अनुभार 342 तथा आइसो है, 1% घोल X के साथ X का अनुभार कितना है, यानी कि आपका 5% केन शुगर जो है यह एक आइसोटोनिक है, इसको 1% घोल X के साथ मिलाया जाता है। तो X का आपका अनुभार पूछ रहा है, तो इसका जो आपका अनुभार होगा वो होगा आपका 100, तो इसका जो अनुभार होगा आपका वह होगा 171.2 सिद्ध होता है। ऑप्शन ए वास्तविक घोल द्वारा, ऑप्शन बी घोल द्वारा, ऑप्शन सी कोलाइड द्वारा या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वास्तविक घोल के द्वारा, यानी कि टिंडल प्रभाव जो है आपका वो वास्तविक घोल ही प्रदर्शित करता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए log x/m और log p के बीच ग्राफ रेखीय होता है। ग्राफ की ढलान यानी कि स्लोप बराबर होता है, यानी कि log x/m और log p के बीच जो आप एक ग्राफ पढ़े होंगे तो उसका जो स्लोप होता है वह किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए आपके पास दिया हुआ है k के बराबर, ऑप्शन बी log k के बराबर, ऑप्शन सी 1n के, ऑप्शन सी बराबर या फिर ऑप्शन नंबर डी 1/n के बराबर। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा रेखीय ग्राफ होता है उसमें से आपका स्लोप जो होता है वो log k के बराबर होता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है, यानी कि जिंक का अयस्क कौन नहीं, जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन, जिंकाइट, बॉक्साइट, ये चार आपके पास ऑप्शन दिया हुआ, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि जिंक का अयस्क नहीं है।
तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइड, यानी कि बॉक्साइड जो है वो आपका जिंक का अयस्क नहीं है, लेकिन जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन और जिंकाइट ये तीनों आपका जिंक का अयस्क है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 हमारा, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को यानी गंदगी को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी गैंग, यानी कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 हमारा, एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन ए आपके पास बॉक्साइट, ऑप्शन बी हेमेटाइट, ऑप्शन सी डोलोमाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट, यानी कि एल्यूमिनियम का अयस्क एक बॉक्साइड है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए HGS, यानी कि HGS को ही सीने बार कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, ओलियम का सूत्र है। ऑप्शन ए आपके पास H2S2O7, ऑप्शन बी आपके पास H2SO4, H2SO5। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए H2S2O7, यानी कि ओलियम का जो सूत्र होता है वो होता है आपका H2S2O7। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है हमारा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 हमारा, टीन का संकेत है। ऑप्शन ए है आपका SN, ऑप्शन बी TN, ऑप्शन सी TI, ऑप्शन डी FE। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है। ऑप्शन ए SO3, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी SO2+, ऑप्शन डी SO3 2-। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, उजला और पीथोनिक, ऑप्शन सी संभारिक, ऑप्शन डी समन्यूट्रॉनिक, यानी कि उजला और पीला फास्फोरस जो होता है वो क्या होता है, अपरूप होता है कि समस्थानिक होता है या फिर संभारिक या समन्यूट्रॉनिक होता है। तो उजला और पीला उजला और पीला फास्फोरस जो होता है वो आपका अपरूप होता है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अपरूप। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, नाइट्रिक अम्ल का अम्ल तैयार किया जाता है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल जो है वो किस विधि के? प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ओस्टवाल्ड विधि, यानी कि ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा ही आपका नाइट्रिक अम्ल को बनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 हमारा, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणुविक है? ऑप्शन ए आपके पास क्लोरीन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हीलियम, यानी कि एकल परमाणुविक गैस जो है वो आपका हीलियम होता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या होती है, यानी कि C2 यानी कि कार्बन, यानी कि C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या कितना होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1 सिग्मा और 2 पाई, या फिर 3 पाई बॉन्ड। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 पाई बॉन्ड ही सिर्फ होता है। C2 अणु में जो है वो आपका केवल पाई बॉन्ड होता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड आपका नहीं पाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है हमारा, चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3, यानी कि POP बंधन में
बंध की संख्या जो है वो आपका 3 होता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है हमारा XEF4 की तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है हमारा XEF4 होता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 33 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है हमारा कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, यानी कि कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कार्बन, यानी कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन का होना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है हमारा Na2SO3 + I2 रिएक्शन करने के बाद आपका ये एक खाली जगह दिया हुआ प्लस में NaI, इस प्रतिक्रिया में Y के जगह पर कौन सा प्रोडक्ट आएगा। तो ये रिएक्शन कराने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NO2S4O6, यानी कि इस Y के जगह पर आपका ये प्रोडक्ट बनकर यहाँ पे आएगा और प्लस में NaI। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 35 और आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 35 है हमारा सबसे प्रबल अम्ल है। ऑप्शन ए आपके पास HClO4, ऑप्शन बी HClO3, ऑप्शन सी HClO2, ऑप्शन डी HClO। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए HClO4, यानी कि इनमें से सबसे प्रबल अम्ल जो है आपका वो है आपका HCl4। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में। यदि दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।